हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट, राइट। तो जैसा कि हम लोग आर एस खुरमी का सॉल्व कर रहे हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो गया था कल, आज सेकंड पार्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। और कल हम लोग देखे थे 32 क्वेश्चन नंबर तक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 32, राइट। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए, लिंक पे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप उस वीडियो को पहले देखिए तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ जितना भी एक्सप्लेन हो रहा है उससे रिलेटेड उस डाउट को भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ब्रेक इवन क्या होता है, उसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो उससे पहले देखिए, उसे जानने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा जो कोई भी अगर कंपनी रहती है, ठीक है, वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर कोई भी चीज़ करती है, प्रोडक्ट करती है, प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसमें जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आता है उसको समझना पड़ता है कि कॉस्ट जो होता है वो कितना टाइप का कॉस्ट होता है जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट जो है प्रोडक्शन में ही होता है। जो हम लोग कोई चीज़ प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कितना सेलिंग कॉस्ट होता है और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके बीच में डिफरेंस बताता है। तो वो सब पढ़ने से पहले ये जानिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ हो रहा है क्या कि जो कॉस्ट लगता है मेरा प्रोडक्शन में वो दो तरह से होता है। एक तो होता है डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है कि जैसे कि डायरेक्ट यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल जब हम लोग बना रहे हैं, जैसे सीमेंट एक बना रहे हैं, तो सीमेंट बनाने में जो मेरा सीमेंट लगा वो तो उस टाइम मेरा डायरेक्ट कॉस्ट लगा। डायरेक्ट हमको यूज उस समय कर रहा है, उस समय जो लेबर जितना काम कर रहा है वो डायरेक्ट कर रहा है। उस समय जितना भी मेरा मशीन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा आ रहा है, वो सारा किस में आ जाएगा, मेरा डायरेक्ट में आ रहा है। यानी जिस समय मैन्युफैक्चर हो रहा है उस समय जितना मेरा कॉस्ट लग रहा है वो कहलाता है डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो कि उस समय तो प्रेजेंट नहीं होता। जो मेरा मान लीजिए सीमेंट, इस समय हम लोग सीमेंट का फैक्ट्री है और यहाँ पे सीमेंट बना रहे हैं, लेकिन जो मेरा जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को लेना पड़ेगा ना, उसका रेंट देना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो एक रहता है आपका गार्ड रहता है, वॉचमैन रहता है, उसको भी पे करना पड़ता है कॉस्ट। लेकिन क्या वो मैन्युफैक्चर सीमेंट करने में वो प्रेजेंट है, उसमें शामिल तो नहीं है, बट वो उसको तो पे करना पड़ता है ना। तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो मतलब डायरेक्टली उस काम को करने में प्रेजेंट नहीं रहता लेकिन पे करना पड़ता है। जैसे कि ऑफिसर, जो ऑफिसर रहता है उन लोग को भी पे करते हैं, लेकिन वो कैसा कॉस्ट हो गया, वो हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है ये तीन तरह का होता है। पहला जो होता है दैट इज कॉल माई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। एक होता है क्या, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी जो भी उस समय मेरा मटेरियल लग रहा है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। उसका डायरेक्ट लेबर, यानी उस समय जो भी मेरा लेबर काम कर रहा है उसको जितना हम लोग पे करते हैं दैट इज कॉल्ड माई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी मेरा उस समय एक्सपेंसेस हो रहा है, उस समय खर्चा हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर मशीन को यूज़ करने वाला लुब्रिकेंट हो, दीज आर कॉल्ड माई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर अब हम लोग बात करते हैं अगर कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सा होता है, तो देखिए इनडायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया, जो कि उस समय प्रोडक्शन करने में वो लोग शामिल नहीं होता लेकिन उसको पे करना पड़ता है। लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स लाइक कटिंग फ्लूइड जो हम लोग यूज़ करते हैं मशीन में, वो तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन में वो शामिल नहीं होता बट यूज़ करना पड़ता है। जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, हम लोग जो कोई भी चीज़ लाते हैं, अब छोटा से छोटा अगर दुकान भी चला रहे तो कॉपी पेन का यूज़ करते हैं ना, सामान वामान लिखने के लिए, डाटा लिखने के लिए, कितना मेरा इन्वेंट्री है, कितना स्टॉक में है, कितना लाना पड़ेगा। लेकिन क्या वो मेरा प्रोडक्शन करने में या फिर उस दुकान को चलाने में इससे इनकम आता है, सो नहीं होता है, इनकम तो नहीं होता। तो ये कैसा कॉस्ट हो गया, ये हो गया आपका कैसा, इनडायरेक्ट कॉस्टेस हो गया, ठीक है। उसी तरह प्रोडक्शन में पेन, कॉपी, लुब्रिकेंट्स, ये सारा कैसा हो गया। उसके अलावा स्टेशनरी जितना आइटम आता है, टूल जितना लगता है मटेरियल को चलाने में, ठीक है, यानी उस मशीन को चलाने में, तो ये सारा कैसा हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट लेबर में जैसे मैंने आपको बोला वॉचमैन, गार्ड, ऑफिसर सैलरी, ये सारा कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। उसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया आपका घर का रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सारा कैसा आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया, जो कि प्रोडक्शन में शामिल नहीं होता। अब देखिए अगर आपका 6 महीना कंपनी में काम होता है, 6 महीना रेगुलर काम हो रहा है, उसके बाद 3 महीना छुट्टी होता है, तो पूरा कंपनी जो है उस समय 3 महीना काम नहीं होगा। तो भाई 3 महीना जो कंपनी में काम नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं, वहाँ भी हमको रेंट तो देना पड़ता ना, तब
तब भी 3 महीना अगर नहीं काम चल रहा फैक्ट्री में, वहाँ का रेंट देना पड़ता है, वहाँ का टेलीफोन बिल देना पड़ता है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। तो ये कैसा होता है, सारा का सारा ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ आया, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम लोग अगर बात करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में, अब अगर बात करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, तो जब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को अगर हम लोग समेसन कर देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब हम लोग मिला देते हैं, तब मेरा क्या हो जाता है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। यानी फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट मेरा हो जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आपका आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसको बोलते हैं, टोटल कॉस्ट जो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट के साथ साथ जो हम ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे होता है ना बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके लिए कोई एक्टर को दिया जाता है पैसा, वो ऐड करता है, तो वो जो ऐड कर रहा है उसके साथ साथ जो मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है, पोस्टर वगैरह में, सारा चीज़ में, ये सारा जब मिल जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट, ऐड कॉस्ट और आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ये तीनों मिलके हो जाता, देन मेरा क्या उसको कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और जब इस टोटल कॉस्ट में हम लोग को प्रॉफिट भी आता है, तब उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सेलिंग कॉस्ट। तो ये डिफरेंट टाइप्स का कॉस्ट होता है, जिसमें हम लोग देखें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत आगे समझ में आएगा कोई भी चीज़। अब हम लोग देखिए बात करते हैं टोटल कॉस्ट। अभी हम लोग देखे थे टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट जब होता है जब इनडायरेक्ट कॉस्ट और आपका डायरेक्ट कॉस्ट मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल कॉस्ट। उसके अलावा उसमें जो आ जाता है आपका ऐड वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग टोटल कॉस्ट में क्या देखे थे, टोटल कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड और मार्केटिंग, टोटल कॉस्ट, फैक्ट्री, ऐड और मार्केटिंग जब तीनों मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट। अब हम लोग देखेंगे जो टोटल कॉस्ट होता है वो कितना टाइप से होता है। देखिए टोटल कॉस्ट अभी हम लोग बात किए थे, एक तो होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। एक क्या होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स में क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, सैलरी वॉचमैन ऑफिसर का आ जाएगा, एड आ जाएगा, और जितना भी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग आता है सारा कैसा आएगा, फिक्स्ड आएगा, क्योंकि ये तो मेरा फिक्स लगेगा, रेंट मेरा फिक्स रहेगा, वॉचमैन ऑफिसर का सैलरी फिक्स रहेगा, ऐड देने में जितना हमको पर सैलरी आई मीन जितना पैसा पे करना पड़ता है ऐड करने में, वो तो फिक्स लगेगा ही लगेगा, उसमें कम नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग में भी फिक्स लगता है। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप अगर मान लीजिए 2 महीना में मात्र 4 दिन कर रहे हैं मैन्युफैक्चर वहाँ पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, उस समय ज़्यादा लगेगा ना, उस समय हर मशीन चलेगा, बिल ज़्यादा आएगा। तो ये जो है ऑफ रनिंग मशीन, देखिए इसमें 2 तरह का बिल आता है। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है जो जनरली हर मंथ आता है, और जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें ज़्यादा मशीन चल रहा है, ज़्यादा उस समय इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खपत होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर रनिंग मशीन। और दूसरा नंबर लेबर कॉस्ट, यानी कि जिस समय काम कर रहे हैं, अगर हम लोग 4 महीना में 2 ही महीना कर रहे हैं तो 2 ही महीना लेबर को कॉस्ट देंगे, अगर 4 महीना का तो 4 महीना देंगे, यानी कि एक ऐसा कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, BC हो गया। अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को निकालते कैसे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का तरीका क्या होता है कि देखिए छोटा भी जो होता है, देखिए होता है कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू एक्स। अब जो कैपिटल V है दैट इज कॉल्ड माई वेरिएबल कॉस्ट, कैपिटल V इज माई वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू एक्स। इट मीन्स देखिए अगर आप 10 पेन बना रहे हैं और एक पेन का कीमत 5 रुपया है, तो क्या करेंगे, 50 पेन बना रहे हैं, राइट। तो एक पेन का अगर 5 रुपया है तो 50 को हम इंटू कर देंगे, तो मेरा कितना हो गया, 250 0 हो गया, इतना टोटल मेरा कॉस्ट निकला। इट मीन्स हम लोग क्या किए यहाँ पे, जो यूनिट कॉस्ट है, यूनिट नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस, कितना हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे 10 पेन हम लोग बना रहे हैं और एक पेन का कीमत कितना है, 5 रुपया है, तो टोटल मेरा कितना कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 50 आ गया। बात समझ में आया। यानी कि हम लोग क्या किए, कैपिटल V यानी V जो है मेरा वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, या जो 5 है, 5 मेरा क्या है, ये तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि ये जो 5 रुपये का पेन है ये 6 रुपये का पेन भी हो सकता है, 7 रुपये का पेन भी हो सकता है, तो ये वेरी कर सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड माई, ये हो जाएगा छोटा भी, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक पेन का कीमत, ठीक है। और जो 10 हो गया, 10 मेरा क्या है, 10 मेरा आपका हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ़ यूनिट मतलब x। तो क्या आ गया, कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू एक्स। उसी फॉर्मूला को यहाँ लिखा गया है कि कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v इंटू एक्स, यानी कैपिटल V आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो आपका हो जाता है क्या, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दैट इज स्मॉल x, एंड स्मॉल v इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग निकालना चाहे, देखिए एक ग्राफ होता है, टोटल कॉस्ट और नंबर ऑफ़ यूनिट के बीच में अगर हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो इसमें मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, जो एकदम आपका पैरेलल जाएगा, यूनिट कॉस्ट प्रोड्यूस के पैरेलल जाएगा, दैट इज कॉल्ड माय फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाई, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट जो रहता है, रेंट मेरा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट में आता है, तो वो तो वेरी नहीं कर रहा ना, वो मेरा क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है, तो वो हमेशा रहेगा, आपको प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये फिक्स्ड आप करेगा, इसीलिए पैरेलल जाता है, ठीक है।
अब अगर हम लोग सेलिंग कॉस्ट निकालते हैं तो जिस तरह हम लोग निकालें जिस तरह अभी हम लोग निकाले क्या वेरिएबल कॉस्ट निकालते, उसी तरह हम लोग सेलिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट का भी वही सेम फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि एक को बनाने में जितना मेरा लग रहा है, और x इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितना हम लोग यूनिट प्रोड्यूस करें। जैसे एक को सेल करने में 5 रुपया लग रहा है और हमको नंबर ऑफ कितना सेल यूनिट किए, तो एक को सेल करने में 5 रुपीज़ लग रहा है और हम लोग 10 को सेल किए, तो कितना हो गया टोटल मेरा सेलिंग कॉस्ट हो गया मेरा 50 रुपया। समझ आए, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब हम लोग बात करते हैं अगर ब्रेक इवन एनालिसिस का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, डीआरडीओ, गेट, आईएएस, इससे क्वेश्चन आता ही आता है प्रोडक्शन से, ठीक है। ये एक और पार्ट एंड सीपीएम से, ये दोनों से टॉपिक से आता है, तो इसको अच्छा से समझना है। देखिए पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है यहाँ पर होता क्या क्या वो चीज़ देख लीजिए। फर्स्ट नंबर, यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट होता है वो आपका सेल रेवेन्यू के इक्वल रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते भी हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, राइट। एक चीज़ इसको हम लोग बोल देते हैं। फिर इसको बोलते हैं क्या है, पॉइंट ऑफ सेल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस लाइन, यानी कि यहाँ पे हम लोग सेल रेवेन्यू, जितना हम लोग सेल करते हैं और जितना हम लोग बनाने में एक्सपेंस करते हैं, उसके बीच का एक पॉइंट होता है। उसके अलावा ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन बताता है कॉस्ट एंड वॉल्यूम। बात एक ही है, कॉस्ट मीन्स जितना हम सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना रहेगा, वॉल्यूम कितना हम लोग मैन्युफैक्चर किए। अब समझते हैं कि कैसे ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि टोटल कॉस्ट अगर निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। ये चीज़ होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए एक जो ग्राफ हम लोग लेते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ अगर लिए हम लोग, ठीक है, जो एक्स में लिए हम लोग, एक्स साइड में इसको लिए पर यूनिट प्रोडक्ट, ठीक है, और इधर हम लोग ले रहे हैं क्या, कॉस्ट को ले रहे हैं। इस साइड में हम लोग कॉस्ट को ले रहे हैं, इस साइड में ले रहे हैं पर यूनिट प्रोड्यूस, राइट। अब देखिए फिक्स कॉस्ट हम लोग क्या देखे थे, जो फिक्स कॉस्ट मेरा होता है, फिक्स कॉस्ट जो मेरा फिक्स जाएगा, ये चीज़ मेरा हो जाएगा, ये मेरा फिक्स कॉस्ट जाएगा, ये कभी वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्या, फिक्स कॉस्ट हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट के बाद जो भी हम लोग चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। यानी यहाँ से मेरा क्या होगा, स्टार्ट होगा। देखिए इस पॉइंट को हम ब्लू से थोड़ा दिखा दे रहे हैं, यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा जा रहा है क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट का लाइन है, ब्लू वाला जो है वेरिएबल कॉस्ट। क्यों फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लग ही रहा है, लेकिन इसके बाद जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितना सेल करे कितना नहीं सेल करे, यानी अब वेरी करेगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का अगर हम लोग लाइन देखते हैं तो सेलिंग प्राइस का लाइन को आप देखिए पिंक से हम दिखा देते हैं। ये जो जीरो से यहाँ से जाता है ये हो जाता है मेरे सेलिंग कॉस्ट का लाइन। अब ये क्यों ऐसा जीरो से स्टार्ट होता है, देखिए जब आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो उस समय आपका सेलिंग प्राइस तो जीरो रहेगा। जैसे जैसे वो जीरो से स्टार्ट होता है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, लेकिन आपका जो सेलिंग प्राइस है यहाँ से स्टार्ट है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो तो आपका फिक्स रहता है ना, फिक्स कॉस्ट तो लग ही रहा है, तो ये आपको देना ही पड़ रहा है। जो फिक्स कॉस्ट है यहाँ से यहाँ तक ये आपको देना ही पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आपका वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो तो शुरू से ही स्टार्ट होता है ना, पहले तो जीरो रहता है, ये तो कॉस्ट कहीं लगता नहीं, हमको मिलता नहीं सेलिंग कॉस्ट। कब, जब हम लोग मैन्युफैक्चर यानी बेचना सेल करते हैं तब से स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ से क्या, कहाँ से जीरो का स्टार्ट होता है, ये चीज़ जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। अब देखिए इस पॉइंट को अब ध्यान से अब फिर से हम बताते हैं। अब इतना समझने के बाद अगर हम लोग एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट का लाइन है और ये जो है ये आपका जा रहा है क्या, सेलिंग कॉस्ट का, ये एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है। जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, अगर इस चीज़ को ध्यान से हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये हमारा क्या है, ये जो फर्स्ट लाइन है हम बता रहे हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा है फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आया, ये हम लोग का है अगर फिक्स कॉस्ट। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये मेरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हम क्या बोले थे, फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट। यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का लाइन हो गया, इस पॉइंट से अगर लाइन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया मेरा, ये टोटल कॉस्ट निकल गया, राइट। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट है। और अगर हम लोग देखेंगे सेलिंग कॉस्ट, तो अगर हम देखेंगे सेलिंग कॉस्ट जो कि रेड सब दिखा रहे हैं, तो सेलिंग कॉस्ट भी तो यहाँ से यहीं तक है ना, सेलिंग भी तो पॉइंट यहीं पर मिल रहा है। देखिए सेलिंग वाला पॉइंट जो जा रहा है ये यहीं पे आके इसी पॉइंट में मिल रहा है, तो मेरा सेलिंग कॉस्ट भी यहाँ से लेकर कहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यहीं तक हो रहा है। तो यानी मेरा सेलिंग कॉस्ट और मेरा टोटल कॉस्ट दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो है, इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट इस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है वो भी जीरो होता है और कॉस्ट भी क्या होता है, वो भी मेरा जीरो होता है। बात समझ में आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना हम लोग टोटल कॉस्ट लगाते हैं बनाने में उतना मेरा सेलिंग कॉस्ट होता है। यानी कि यहाँ पे नो लॉस और नो प्रॉफिट होता है। बात समझ में आए। अब
अगर हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट के बाद, याद रखिएगा कि अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम लोग जाते हैं राइट साइड में अगर जाते हैं तो यहाँ मेरा क्या होता है, यहाँ हमको होता है प्रॉफिट राइट साइड में। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो इधर मेरा होता है लॉस, इधर क्या होता है मेरा लॉस। अब इस चीज़ को समझने के लिए अब फिर से आपको डायग्राम देखना पड़ेगा अच्छा से। देखिए हम लोग सबसे पहले राइट साइड जाते हैं। राइट साइड में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से इस पॉइंट का, ये तो मेरा हो गया क्या, मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया, ये मेरा हो गया फिक्स कॉस्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या हो जाता है, टोटल कॉस्ट। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या हो गया, ये जो मेरा हो गया क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्या, टोटल कॉस्ट। अब ये मेरा टोटल कॉस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट कहाँ तक जाता है। तो अगर सेलिंग कॉस्ट देखिएगा ध्यान से, हम दिखा रहे हैं ग्रीन कलर से, सेलिंग कॉस्ट देखिए सेलिंग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक तो जा ही रहा। देखिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का लाइन देखिए, ये लाइन जा रहा है ना, इधर जा रहा है, यानी यहाँ जाके मैच कर रहा है, इस पॉइंट पे जाके मैच कर रहा है। तो देखिए सेलिंग कॉस्ट बड़ा हो गया ना, सेलिंग कॉस्ट कितना हो गया, सेलिंग जो है मेरा इतना बड़ा हो गया। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट मेरा था यहाँ से यहाँ तक मेरा था टोटल कॉस्ट, लेकिन मेरा जो आ रहा सेलिंग कॉस्ट वो कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। बात समझ में आया। देखिए जो मेरा टोटल कॉस्ट आया, टोटल कहाँ से आया, मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा आया क्या, टोटल कॉस्ट। ये मेरा क्या है, टोटल कॉस्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट का, तो सेलिंग कॉस्ट कहाँ से आया, यहाँ से लेकर मेरा यहाँ तक आया, ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गया। तो जो मेरा यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ मिल रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जा रहा है क्या, प्रॉफिट। इतना हमको मिल जाता है प्रॉफिट। बात समझ में आया। क्योंकि हम लोग इतना बना रहे हैं, इतना हमको प्रोडक्शन करने में खर्चा लग रहा है, टोटल कॉस्ट मेरा इतना लग रहा है, लेकिन हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमको इतना पैसा मिल रहा है। बात समझ में आया। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बन रहा है, ये मेरा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के जब भी हम लोग राइट साइड में जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, इधर हमको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। बात समझ में आया। अब देखिए हम लोग जाते हैं इधर पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ से देखिए ये तो मेरा हो गया फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। और इसके ऊपर जो हम लोग है ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट, इतना जो है ये हम आपको दिखाते हैं रेड से, ये मेरा क्या हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट है। और ये जो पूरा का पूरा लेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को और अगर फिक्स कॉस्ट को, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाएगा क्या, टोटल कॉस्ट, राइट। अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट का। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा सेलिंग कॉस्ट को तो आपको क्या नज़र आएगा कि सेलिंग कॉस्ट, तो मेरा सेलिंग कॉस्ट का लाइन ये वाला जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहीं तक है सेलिंग कॉस्ट, मात्र इतना है। इट मीन्स मेरा जो है टोटल कॉस्ट लग रहा है यहाँ से यहाँ तक और मेरा मात्र सेलिंग प्राइस मेरा इतना, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से बीच में इतना मेरा क्या हो गया, ये मेरा लॉस हो गया। क्योंकि यहाँ टोटल कॉस्ट मेरा इतना लग रहा है, मात्र सेलिंग इतने ही कर रहे हैं। बात समझ में आया। देखिए फिर से देखिए रेड में हम दिखा रहे हैं, इतना मेरा क्या था, इतना ये इतना से यहाँ तक ये मेरा था क्या, सेलिंग कॉस्ट। लेकिन मेरा टोटल कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। टोटल कॉस्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। तो यहाँ तो कॉस्ट मेरा ज़्यादा लग गया ना, तो ये मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। इट मीन्स हम लोग क्या देखें कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग राइट साइड में जाते तो इधर क्या मिलता है हमको, प्रॉफिट मिलता है। और अगर लेफ्ट साइड में जाते हो तो क्या मिलता है हमको, लॉस होता है। बात समझ में आया। तो यही जो है इस ग्राफ को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट का लाइन और सेलिंग कॉस्ट का लाइन, तो इधर जो पॉइंट आता है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये रेक्टेंगुलर टाइप का, ट्रेंगल टाइप का, तो ये मेरा किसका होता है, लॉस होता है। बात समझ में आया। ये मेरा क्या होता है, लॉस होता है। और ये जो इधर आ रहा है ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा प्रॉफिट। समझ आया। और ब्रेक इवन पॉइंट किन किन दो लाइनों के बीच ड्रॉ करते तो वो भी याद रखिएगा, क्या होता है, क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है और क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट के बीच में ग्राफ जाता है और जहाँ पे पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो होता है दोनों क्या होता है, आपका जीरो होता है। ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या आपको देखना है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं जो कि 33 में बोलता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, क्या ये फिक्स कॉस्ट होता है, बिल्कुल होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और सेल रेवेन्यू भी होता है। इट मीन्स ऑल ऑफ द दीज, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस में फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल रेवेन्यू तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बात समझ में आया। देखिए 34 का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट, कैसा पॉइंट होता है, ए नंबर में फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट, क्या ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर क्या बोल रहा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट टोटल लाइन आर इंटरसेक्ट, और वेरिएबल एंड टोटल लाइन इंटरसेक्ट, और सेल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस लाइन इंटरसेक्ट। तो देखिए जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहाँ पे सेल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट जो है, टोटल एक्सपेंसेस, वो लाइन क्या करता है, आपस में इंटरसेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन पे आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा कि 34 का ए आंसर होगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इंटरसेक्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं होता। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, देखिए फिक्स कॉस्ट ये जाता है आपका, ये आपका रहता है क्या, फिक्स कॉस्ट रहता है। तो फिक्स कॉस्ट इंटरसेक्ट नहीं करता। यहाँ से जो जाता है वेरिएबल कॉस्ट, ये जो जाता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ से सॉरी ये जो जाता है मेरा सेलिंग कॉस्ट जाता है, ये मेरा रहता है सेलिंग कॉस्ट, और यहाँ से मेरा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो है ये आके से मीट कर रहा है। तो कौन यहाँ पे मीट कर रहा है, एक तो होता है मेरा सेल कॉस्ट और ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट यानी सेल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस ये इंटरसेक्ट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट नहीं। बात समझ में आए। तो इसका ए आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो ये मैंने आपको बताया था सिंपल, ए आंसर हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, नहीं सी नंबर, सॉरी सी में है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल कॉस्ट हम लोग निकालते हैं, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट जो होता है वो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट एंड प्लस क्या होता है आपका फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आए। तो यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन सी हो जाएगा इसका आंसर 35 का। 36 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, ए कंपनी स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट पब्लिसिटी टू promote सेल, द एक्सपेंडिचर इन ब्रेक इवन चार्ट इज शोन बिलो दी। ये कहाँ पे शो हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग शो करते हैं नीचे में, यानी वेरिएबल कॉस्ट लाइन से शो करते हैं। क्योंकि आपका जो अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में ये मेरा फिक्स कॉस्ट हो जाता है, और जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लाइन जाता है वो कहाँ से जाता है, यहाँ से शो होता है। ठीक है, ये यहाँ से शो होता है, और आपका सेलिंग प्राइस यहाँ से शो होता है। इट मीन्स जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है उसके नीचे मेरा सेलिंग, इसी में तो हम लोग जितना खर्चा कर रहे हैं ना नीचे वाले में, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, जो भी चार्ट होता है बिलो किसके नीचे होता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट जो जाता है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, एक सेकंड, ये मेरा जाता है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसके नीचे जो है इधर मेरा सेल आता है, तो सेल में ही हम लोग सेल प्राइस में वेरिएबल मतलब आई मीन जितना भी कॉस्ट मार्केटिंग वगैरह जा रहा है वो सेलिंग पर मार्केटिंग में ही जा रहा ना, तो वेरिएबल कॉस्ट के क्या हो जाता है, बिलो होता है नीचे, यानी 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट। 37 देखिए, 37 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट अ ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कॉस्ट इज मोर देन लेस रेवेन्यू। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट जो होता है इक्वल टू द सेल रेवेन्यू होता है। ठीक है, इसका आंसर इजी है, क्योंकि यहाँ पे नो लॉस नो गेन होता है, जो भी टोटल कॉस्ट लगता है वो मेरा क्या रहता है, इक्वल रहता है।